आप करो सर जी स्टार्ट, बड़े ठीक है धुआंधार सर। बारी से शुरुआत करो वैसे सर। लेडीज फर्स्ट बोलते मैं हैं आज, अगर कोई मैम नहीं, कोई ऐसे लेडीज। लगे किसी को। चलो ठीक है, जैन से फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, हमारा लेसन नंबर फिफ्थ, पांचवा है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसका। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? इसका मतलब यही हो गया कि भाई अक्षत वनस्पति। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो नाम है, आप जो अक्षर बोल रहे हो, तो ये चीजें हो सकता है एनसीईआरटी में तो ये चीजें हैं, लेकिन बाहर वैसे नहीं मिलेंगी ये चीजें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ शब्द जी होता सर। है। तो ये चीजें इसलिए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो इसमें हमारा फर्स्ट में जो आंसर है वो सी हो जाएगा, अक्षत वनस्पति। ठीक है, जो ठीक है। इसके बाद में हम इसमें जो और भी दे रखे हैं भाई, विदेशज क्या होते हैं पौधे, वो चीजें आप नॉर्मल देख सकते हैं, पर हल्की सी व्याख्या पढ़ देता हूँ मैं। जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर स्वतः ही विकास करती है या उगती है, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं। विर्जिन वेटेशन, ठीक है, वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन हो जाती है। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप में भारतीय है, उसे देशज कहते हैं, जो हमारे देश से है वो वनस्पति। ठीक है, लेकिन जो पौधे बाहर से आए हैं, बाहर से लाए गए भारत में, वो विदेशज पौधे हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वनस्पति की विविधता का या विविधता के जो है प्रमुख कारण कौन से हैं? वनस्पति की विविधता मतलब अलग अलग जो तरीके हैं, उसमें अलग अलग वनस्पति पाई जाती है, उसमें अलग जितनी विविधताओं को हम देखते हैं। मिट्टी की विविधता भी हो सकती है उसमें, तापमान के अंतर भी हो सकता है, या नदियों के जो जल के जो मात्रा का अंतर है वो भी हो सकता है। तो अब हमें इसमें से ये देखना है कि राइट कौन सा है। जैसे मृदा की जो विविधता है, वो इसमें फैक्टर काम करता है, क्योंकि जितनी हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टी पड़ी हमने, कहीं पर ज्यादा उपजाऊपन है, कहीं पर कम है, तो ये तो वनस्पति के लिए जरूरी है। दूसरा आता है तापमान। क्या तापमान विविधता में काम करता है? जी करता है। हमने देखा है तापमान से हमने ह्यूमस की मात्रा भी देखी मृदा में, जब हम देख रहे थे कई चीजों फैक्ट डाल रहा था, तो तापमान तो बहुत अच्छा है। ये कह रहा है नदियों के जल की मात्रा में अंतर। अब नदियों में जल की बात कर रहा है, नदियों में जल कम ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता इस चीज पे भाई। वनस्पति तो जो जिस तरीके की जलवायु होगी, जिस तरीके की वहां मृदा होगी, तापमान होगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो नदी के अंदर पानी कम ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो नदी की बात चल रही है, तो थर्ड वाला हम इसमें हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार की। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अधिक बरसात भी होगी और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये चीजें होंगी। तो देखते हैं हमारे जो भारत में कौन कौन सी जगह है। पहला पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। अब आपको दिमाग में सिर्फ, हमें ये नहीं, हमारे दिमाग में ये भी क्लिक होना चाहिए एक्चुअल वो क्या स्थिति पैदा करता है। क्या वो वृष्टि छाया क्षेत्र है जो पूर्वी पश्चिम ढाल के पूर्वी भाग ढाल की बात कर रहा है? तो उस पे हमने क्या वनस्पति सदाबहार पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? वहां बरसात कम होगी या ज्यादा, तो इसका मतलब वृष्टि छाया है, बरसात तो होगी नहीं इतनी, और वृष्टि छाया में सदाबहार तो हो ही नहीं सकते वन, ये तो फिर गलत है। दूसरा कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ये तो सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम बरसात में जब देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसमें से आता है, जो मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से, तो इसका मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसकी बात कर रहा है, इस पे सदाबहार। अच्छा, अरावली पर्वत मतलब राजस्थान में, तो सदाबहार का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो वो भी अरावली में, कोई नहीं। फिर कह रहा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। उत्तरी पूर्वी मतलब जब हम सेवन सिस्टर्स साइड जाएंगे उन राज्यों की तरफ, तो वहां पर सदाबहार वन मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये सही है। कौन कौन सा गलत हो गया? एक तो हो गया पश्चिमी घाट का एक और पूर्वी ढाल, तीन। जी हाँ वो गलत हो गया, और एक तीन वो गलत हो गया। लेकिन हमें सही बताना है, सही जो बच गया 2 और 4 नंबर, तो हम इसका सी आंसर राइट कर देंगे। अगर कोई चीज आपको लगे फिर भी आप पूछ सकते हो। वैसे ये चीजें नॉर्मल थी, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या के चक्कर में नहीं हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? अगर हमारा क्वेश्चन सही पढ़ लिया हमने और क्वेश्चन को समझ लिया, तो आंसर जो हमारा राइट होने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये क्या करा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहता है कि ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। सदाबहार कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर अधिक बरसात होगी, और जहां पर मतलब हम देखते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो जहां पर ज्यादा बरसात होगी वहां पर। जब ये बात कहाँ करा, शीत ऋतु मतलब शीत क्षेत्र में और शुष्क क्षेत्रों में। ये सदाबहार तो हो ही नहीं सकता, ना शुष्क में ना शीत में, तो गलत है पहला तो। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा
200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी प्लस की बात कर रहा है। बिल्कुल ये अच्छी तो बरसात सही है। होगी तो वहां पे होगी, ठीक है। और ये विरल होंगे नहीं, ये सघन होंगे। वही जितने सदाबहार वन होंगे वो सघन होंगे, इसलिए तो हम कहते हैं कि वो हमेशा सदा हरित क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जो वन होते हैं वो एक तो मतलब साथ में सघन होते हैं। दूसरा ये है कि अपने जो पत्तियों को झड़ाते हैं ना वो अलग अलग टाइम में झड़ाते हैं, तो इसलिए वो ऐसा। हमेशा सदाबहार दिखते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि वो पत्तियां नहीं झड़ा, सब झड़ाते हैं, लेकिन वो अलग अलग समय होता है उनका, क्योंकि वनस्पति बहुत सारी विविधता होती है वहाँ पे, इस तरीके से ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? अब हम देख रहे हैं, जो हम पर्णपाती वन पढ़े थे हमने, और भारत के बहुत सारे मुख्य क्षेत्र पर थी, हमने नॉर्मल पढ़ा था उन चीजों को, क्योंकि सदाबहार के लिए थोड़ा क्षेत्र था। फिर ऐसे जैसे वो कटीली वन है, वो झाड़ियां, वो भी सिर्फ मरुस्थल मरुस्थल में सीमित है। लेकिन ज्यादातर जो भारत के भाग को जो अपने और मतलब घेरे हुए, इसका मतलब ये हुआ कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो अपने पत्ते ज्यादा झाड़ते हैं, उस तरीके से वो जो वन हम देखते हैं। तो इसमें जो मैदान वाला क्षेत्र है वो सारा अंदर का जो बीच का, मतलब आप देख सकते हो उसका, आपके पास अगर एनसीईआरटी तो उसके मैप को आप जरूर रखा करें साथ में। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सदाबहार तो हो ही नहीं सकता सबसे ज्यादा, क्योंकि वो कुछ क्षेत्र पे हो सकता है जहां ज्यादा बरसात होगी। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ गए। चंदन है, आंवला है, महुआ है, सागौन है, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष जो है किस प्रकार के हैं? अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये सदाबहार तो हो ही नहीं सकते, भाई नॉर्मल सी बात है। सदाबहार में हमने कौन से पढ़े थे? हमने सदाबहार में वो पढ़े थे, जैसे एक रोजवुड था, एक वो क्या बोलते हैं, कुछ नाम करके था, मतलब लोहो के जैसे, रोजवुड, ग्रीनवुड, लोहो कास्ट, हाँ लोहो कास्ट था वो, एबोनी वगैरह, और महागोनी, वो ऐसे शब्द थे उनमें। तो ये चीज तो है नहीं, सदाबहार वाला तो हम हटा देंगे ऑप्शन। महोगनी, जी, वो रोजवुड हटा है, दें एबनी कुछ हम। वगैरह। हाँ, कुछ हम जैसे वो देखते हैं, जो रबर है, नारियल है, ताड़ है, ठीक है, ये सिनकोन वगैरह, ये भी हम सदाबहार में ले लेते हैं। लेकिन ये जो चंदन वगैरह, ये सदाबहार तो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पर्णपाती। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब वो उष्ण कटिबंधीय था, ये शीतोष्ण, में होता ही नहीं सदाबहार, ये लगभग लगभग, ये भी हट जाएगा ऑप्शन। फिर तीसरा आता है आर्द्र और पर्णपाती। अब ये कह रहा है कि आर्द्र है, पर्णपाती, पर्णपाती वनों का ही प्रकार पड़ रहे हैं हमें। चंदन है, आंवला है, महुआ है, सागौन और ये बांस वगैरह। और ये कौन से, जहां पर थोड़ी बरसात मतलब शुष्क नहीं होगी लेकिन थोड़ी आर्द्र होगी, लेकिन पर्णपाती होगी। तो शुष्क पे नहीं जाएंगे हम, शुष्क पे तो फिर ज्यादा झाड़ियों की तरफ चले जाएंगे हम। तो ये जो आर्द्र है, पर्णपाती, शुष्क ये आ में वो जाएगा। सर तेंदुपलास वगैरह वो आ जाएंगे। जी मैम। तो हम इस तरीके से हमने देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है थर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें किससे पता चला, जब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा तो उसका हमने अलग अलग पढ़े थे कि भाई जो सदाबहार में कौन कौन से वन है। उसके अलावा जो पर्णपाती में भी दो तरीके के पढ़े थे हमने, शुष्क और अर्ध शुष्क। जो अर्ध शुष्क में आप मैम बता रही थी अभी, जो अमलतास है, अक्षलवुड है, पलास है, बेर है, वो खेर जो कत्था वाला, वो उस तरीके से वो तो हो गया शुष्क पर्णपाती में। लेकिन ये वाले जो ऑप्शन दे रखे थे, ये कौन सा है, आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती को हमने दो में बांटा था, और मुख्य रूप से कैसे बांटा था, 100 से 200, और या फिर 70 से 100, मतलब वो 100 के लगभग, 100 से प्लस हो गया, वो थोड़ा 100 से कम हो गया। अर्थ उसमें इतने इतने फर्क है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम 7 नंबर। ये कहते हैं कि शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अभी मैं आपसे कह रहा था 100 से ही आप लगा लो, 100 से अगर थोड़ा सा प्लस है तो वो आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा, 100 से नीचे कम है थोड़ा सा, 70 तक, तो वो शुष्क हो जाएगा। ठीक है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, अच्छा क्वेश्चन क्या है, शुष्क पर्णपाती, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए क्वेश्चन, तभी हम आंसर को और अच्छे से कर पाते हैं। ये कह रहा है जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि शुष्क ऋतु, जो शुष्क ऋतु शुरू होते ही जो शुष्क पर्णपाती वृक्षों के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, और घास के मैदानों में नग्न पेड़ जो खड़े, अच्छा पर्णपाती जब हम पढ़ते हैं कि अपने पत्ते कब झड़ाता है, किस मौसम में झड़ाता है, तो आपको पता है कि जब हमारा जो कौन सा शुष्क ऋतु होता है जो, तो उसी टाइम झड़ा देता है। ठीक है, और कोई भी चीज देखते हैं हम, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे हम देखते हैं जो कटीली झाड़ी वगैरह को, वो पत्ते जो अपने कांटों की तरह, वो अपने पत्तों कांटों की तरह कर लेते हैं, उस सांचे में ढल जाते हैं, वो भी रीजन है पानी की कमी की वजह से। सर्कुलर कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। मुख्य रूप से चीज क्या है, शुष्क पर्णपाती पढ़ रहे हैं। वर्षा कितनी होगी ये आपको याद रखेगा, दो चीज याद हो गई, शुष्क वाली भी हो गई, आर्द्र पर्णपाती दोनों की हो गई। तो 70 से 100, और 100 से प्लस, 100 से प्लस मतलब 200 तक लगे ले लेंगे, क्योंकि 200 प्लस तो हम किसको पढ़ रहे थे, सदाबहार को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पर आ गए हम 8 नंबर पर। ये कहता है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? लगभग राजस्थान के लगभग आ गए हम।
कांटेदार वनों की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय से कांटेदार। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कम की बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये बात तो सही है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है जहाँ पर शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, ये कांटेदार जहाँ झाड़ियाँ होती हैं। हम राजस्थान को भी देखते हैं, जब हम कहते हैं कि अरावली के लगभग से 50 डिग्री, ये 50 सेंटीमीटर की जो ये रेखा है वर्षा की, वो उसके पश्चिम में है अरावली के। इसके मतलब कम हो जाती है धीरे धीरे बरसात, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। कहाँ? देश के उत्तर पश्चिम भाग, और हमारा मरुस्थल कहाँ पर? वहीं पर है। इसका मतलब उत्तर पश्चिम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या? इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष क्या अगर पर्ण रहित कहते हैं, मतलब पत्ते वगैरह कम से ही होते हैं उनमें। और ये बात सही है, वो कांटों के रूप में ज्यादा अपना आकार ले लेती हैं वो पत्तियां, जो हम देखते हैं बेड़ी वगैरह, ये नॉर्मल हम चीज देखते हैं, आप सब जानते हो। और पश्चिम राजस्थान से नॉर्मल, ये राजस्थान में तो ये चीज मिल जाती है नॉर्मल कहीं भी, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों बातें हमारी राइट है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे। पहला ऑप्शन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। किसके साथ? जब पर्वत की हम क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाते हैं, क्या प्राकृतिक जो वनस्पति में बदलाव आता है क्या, या सेम ही रहता है? अब आप इस चीज को नॉर्मल से जानते हो, हाँ, क्योंकि बिना परिवर्तन में तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब तो ये तो भाई हम देखा अलग अलग वनस्पति देखी, और लास्ट में तो हमने वो काई जैसी वो चीजें, कुछ घास थी, काई, लाइकेन वगैरह, है ना। और हाँ, और नीचे हमने देखा भाई शीतोष्ण वन भी देखे हमने, है ना। मध्य जो मध्य आकार पे गए थे हम, मतलब मध्य ऊंचाई पे गए, तो वहाँ अलग तरीके से हमने वन देखे थे। तो इसका मतलब बदलाव तो है, ये बात सही है। सेकंड ऑप्शन जो है, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, किसमें? हिमालय में। कहाँ क्या बात कर रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर और टुंड्रा वन, क्योंकि सारे मिल जाते हैं। नीचे हम देखेंगे, नीचे उष्ण कटिबंधीय मिल जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर वो शीतोष्ण हो जाएंगे, फिर शीत वाले हो जाएंगे, उस तरीके से ये सब मिल जाते हैं, टुंड्रा तक भी। तो इसका मतलब दोनों चीज हमारी राइट है, और यही विविधता को पहले वाला जो बता रहा था हमारे सामने, तो ठीक है, यानी कि दोनों राइट होंगे इसमें। जी सर। क्वेश्चन नंबर हम आगे 10 नंबर के क्वेश्चन पर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से ऊपर की ओर, किसमें? हिमालय में। कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? अब हम ये समझ लेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हमने पहले पढ़ भी चुके हैं, वैसे हम ऐसे ही देखते हैं कौन सा, जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं धीरे धीरे वो वनस्पति उस तरीके से चेंज होती रहती है। तो एक हम हिमालय की पढ़ रहे हैं, है ना। हिमालय में सबसे पहले ये पहला ऑप्शन दे रखा है पर्णपाती, फिर दे रखा है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर दे रखा है शीतोष्ण कटिबंध, और फिर है लाइकेन। लग तो ऐसा रहा है कि राइट है, और ये राइट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या, पर्णपाती जो हम भारत में देखते हैं नॉर्मली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा, थोड़ा शीतोष्ण पहुंच गए, लेकिन फिर शीतोष्ण, ये मतलब आर्द्र नहीं रहेगा लेकिन शीतोष्ण रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाइकेन जो भी हम बात कर रहे थे उस घास की, ठीक है। ये तो सही है, दूसरा क्यों गलत है या देखते हैं। पहले पर्णपाती बता रहा है, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी बता रहा है, फिर लाइकेन, और लाइकेन से ऊपर बता रहा है ये शीतोष्ण कटिबंधी घास। गलत, क्योंकि लाइकेन को हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, ठीक है, गलत हो गया। तो उस तरीके से हम जस्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है, तो ये भी यही कह रहा है कि आर्द्र शीतोष्ण पहले, फिर पर्णपाती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहले पर्णपाती आता है, फिर लाइकेन, लाइकेन के बाद फिर वही कंडीशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये चार ऑप्शन आप देखोगे तो नॉर्मली गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कहता है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन। अब आपको पता चलना चाहिए कि हमने वन पढ़े हैं, हिमालय में पढ़े हैं, लेकिन पूर्व में पढ़े हैं, पश्चिम में पढ़े हैं। ये हमें थोड़ा सा दिमाग में से रहना चाहिए भाई। हिमालय का भी दो भाग है, एक पूर्वी जिसको हम सेवन सिस्टर साइड की बात करते हैं, एक पश्चिमी जम्मू कश्मीर साइड की बात करते हैं। अच्छा, हमें ये पता है नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सही करना है। तो देवदार जो है पश्चिम जो है हिमालय, उसमें पाया जाएगा। अब ये बात सही है, लेकिन अब आप कहोगे कि फिर पूर्व में कौन से पाए जाते हैं, तो आपको एक मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ। एक तो ओक है और एक चेस्टनट। ये दो अगर आपके सामने वृक्षों के बारे में बात करें, ओक और चेस्टनट, तो आप अरुणाचल प्रदेश साइड आप जा सकते हो, यानी कि पूर्वी हिमालय की बात कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कुछ ऐसे वन भी है जो यहाँ भी मिल जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे, एक मैंने मोटा मोटा बताया। जबकि ये जैसे देवदार है, स्प्रूस, बर्च पड़े हमने, पाइन वगैरह के, तो ये चीज ज्यादातर पश्चिम में पाए जाते हैं, पश्चिमी हिमालय में मतलब। तो इसका मतलब हमारा मोटा मोटा एक चीज हुआ कि भाई पूर्वी में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ओक और एक चेस्टनट, मुख्य रूप से जो ये अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर पाए जाते हैं। दो शब्दों को अगर आप याद रखोगे, बाकी जो बच गए वो ज्यादातर आप पश्चिम में तो पाए ही जाएंगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत 19-20 मिल सकता है। और ऐसे वन को वो कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा जो दोनों जगह मिलेगा ज्यादा, है ना। तो आप समझ सकते हो इस चीज को। तो ये देवदार वाला हो गया पश्चिम में, यानी कि
जब हम जम्मू कश्मीर साइड चलेंगे, ठीक है। इसकी जो है थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह जो चिनार है, बालन है, जिसकी जो है लकड़ी क्या कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में। दो शब्द और इन्होंने व्याख्या में दिया, चिनार और बालन। ठीक है, आप इनको भी अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में तो हूबहू लिख रही है चीज, ये शब्द लिख रहे हैं। वालन चिनार लिख रखा है, पश्चिमी हिमालय में लिख रखा है। लेकिन क्या, जब हम एक साथ पढ़ते हैं कई बार कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन क्वेश्चन से हमारी जो अप्रोच है ना, वो विकसित होती है कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब हमारा फर्ज क्या बनता है, ये जो हमने पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की बात की है, हमारा फर्ज बनता है जैसे ही बीसी खत्म हो एक बार हम जरूर देखें उसको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे तैयार हो जाती हैं, कुछ चीजें हम डायरेक्ट एक तो थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन से जो अप्रोच बढ़ेगी ना, वो ज्यादा मुझे लगता है कि क्वेश्चन से ज्यादा सीखा जाता है चीज को, कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अब हमारे सिर्फ वही चीज देखना, ज्यादा मत देखना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। ऐसे क्वेश्चन वाइज देखोगे तो ज्यादा मुझे लगता है समझ में आती है चीजें, ठीक है। लेकिन पहले थ्योरी जरूरी थी, जो हमने पहले पढ़ ली थी। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर आ चुके हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल, ठीक है, दक्षिण ढाल मतलब इंडिया की तरफ की बात कर रहा है, ठीक है, और उत्तरी ढाल मतलब हम कहाँ, चाइना की तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तिब्बत ठीक है, साइड। नॉर्मल सी बात। अब कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। अच्छा, हमने ये चीजें पढ़ी थी कि वनस्पति के बारे में पढ़ा था जब हिमालय में हम पढ़ रहे थे। क्या ये बात सही है कि ऊपर वहां जब उत्तरी हिमालय की बात करें वहां पर तो बर्फबारी ज्यादा होगी, भाई नॉर्मल सी बात है। और जहाँ बर्फबारी होगी तो वहां पे तो जितनी हाइट भी अच्छी है, जब हम जाएंगे उत्तरी साइड, तो मुझे लगता है कि वहाँ वनस्पति तो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसका मतलब कथन कारण का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बस हम ही पढ़ देते हैं कारण, कोई लाइन ये सही है गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल पर अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल होती है, हमने पढ़ा है। सही है। हाँ, इसका मतलब हम अब ये नहीं फंसेंगे कि यार ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब कथन ही गलत है ना, फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा इसमें कि भाई कथन तो गलत है कारण सही है, इसका एक ही ऑप्शन होगा, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी इसमें हमें। ठीक है, इसमें यानी कि मतलब कथन गलत हो गया, कारण सही, जो डी नंबर हमारा आंसर राइट हो जाएगा, है ना। इसमें ऐसे ठीक भी है, देखा जा जी सकता सर। है कि हिमालय पर्वत है वो सबसे ज्यादा सूर्य ताप कहाँ पर प्राप्त करता है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ जैसे ज्यादा सूर्य प्राप्त करता है सूर्य ताप, तो वहां पर ही क्या है कि वहां पर ज्यादा वनस्पति होती है, क्योंकि जो वहां की ऊर्जा होती है ना, वो क्या करती है, बीजों को अंकुरण करने में ज्यादा सहायक होती है। परंतु इसका जो जी। उत्तरी भाग है ना, वो ज्यादा बर्फीला इलाका है। परंतु एक और समस्या है यहाँ पे, हम्म। इसका दक्षिणी भाग है ना, वो सीधा खड़ा हुआ ढाल है। हम्म। यहाँ से पर्वतारोही है ना, वो चढ़ नहीं सकते, उनको चढ़ना पड़ता है नेपाल वाले इलाके से, यानी कि उत्तरी जी। ढाल से होकर चढ़ना पड़ता है इनको। हम्म। हाँ सर, इसीलिए वो ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, वो नेपाल से चढ़ते हैं। नेपाल से होकर जी। चढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 13, 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप की। और भारत में किसकी बात कर रहे हैं, जो पर्वतीय वनों की। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारों में जो पर्वत पे वन पाए जाते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। क्या पे पूछ रहे हैं उसके बारे में, ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर जैसे मुख्यतः हैं, ठीक है, पर्वतीय वन कहाँ, प्रायद्वीपीय पर। ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट में ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब क्योंकि वहाँ बरसात भी हो रही है तो वहाँ वन भी मिलेंगे उस पर, जो पर्वतीय भाग पर, ठीक है। पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट पे भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बरसात ज्यादा हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही ना इतनी, भाई हम पश्चिम घाट और पूर्व नहीं हो घाट रही। दोनों की बात करते हैं, तो वहां पे नहीं क्योंकि, और एक चीज हमने ये भी देखी है कि बरसात से और वनस्पति का बहुत अच्छा गहरा संबंध है। जहां पर बरसात अधिक होगी वहां पर तो मतलब मिल जाएंगे अच्छे वनस्पति, जबकि अब सेकंड ये पूर्वी घाट दे रहा है ना, पूर्वी घाट पे इतना नहीं है। सिर्फ पूर्वी घाट पे भी हम नॉर्मल देखते हैं बरसात जो ज्यादा, जब वापस लौटता है मानसून, जब हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो तटीय भाग है किसका, तमिलनाडु का, कोरोमंडल तट, वहां पे जरूर बरसात देखो होती है, सर, तो ये लगभग वन तो पाए ये। जाते हैं, वन तो हाँ। पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर, जो पर्वतीय वन है ना वो नहीं पाए हाँ, जाते। क्यों हाँ नहीं उसी पाए कह रहा हूँ जाते? मैं सर। क्योंकि पूर्वी हम्म। घाट है ना, वो सतत नहीं है, असतत है, खंडित रूप में टूटा हुआ है। हम्म। यानी कि एक पर्वत श्रृंखला आती है 50 किलोमीटर लंबी, फिर उसके बाद में 250, 300, 500 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। हम्म। तमिलनाडु से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश निकल जाता है, और उड़ीसा वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला आती है, और वो भी समुद्र तल से दूर आती है कभी। तो ये ना थोड़ा सा ना इनका जिग जिग रूप में है, थोड़ा सा वो थोड़ा हम्म। संतुलित नहीं है। वन तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, वनों की तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पर्वतीय वन नहीं है, जो पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं ना, जो धरातल से हम्म। जस्ट ऊपर होते हैं,
वो जी वन नहीं है यहाँ पे, ये कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पूर्वी घाट के जो पर्वतीय क्षेत्र है, वैसे भी हम देखते हैं जब नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही जा रही हैं, तो वो वहां पर काट छाट कर देती है। वैसे वो चीजें अब अवशेष ऐसे लगा लो कि आप बीच बीच में गैप है काफी सारा। ऐसा नहीं, पश्चिमी जब हम देखते हैं वहाँ कुछ दर्रे ही है जहाँ से प्रवेश हो सकता है। पश्चिमी में हमने दर्रे देखे, जबकि पूर्वी साइड हमने कोई दर्रा ही नहीं पड़ा। बताओ पड़ा हो तो कोई ऐसा, कोई अच्छा दर्रा कोई नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से। अच्छा, अब हम तीसरा ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर हमने अच्छे से पढ़ा, जब दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर, तो वहां पर तो वनस्पति है काफी अच्छा। वहां पर जो कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में है ऑप्शन नंबर 4, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे भी मतलब ये कहाँ है, ये जस्ट हमारे बीचों बीच में लगा लो भारत में, यानी कि जो प्रायद्वीप पठार उत्तरी भाग है ये मध्य विंध्याचल, इस पर भी। प्रदेश। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर भी पाए जाएंगे। तो पूर्वी घाट को इसमें से हम हटा देंगे, बाकी चीजें हमारे सामने एकदम राइट होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट। भारत में 16 के वन पाए जाते हैं। अब 16 वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये वन दक्षिण भारत में नाम दिया जाता है, या उत्तरी भारत में दिया जाता है, या पूर्व में दिया जाता है, ये चीज का पता रहना चाहिए। 16 का जब भी नाम आएगा तो आप दक्षिण भारत की बात करेंगे पहली बात तो। और कहाँ कहाँ की जो दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से जो पर्वत हैं उनके ऊपर जो वन पाए जाते हैं वो चीजें हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक है, हम दूसरा पढ़ रहे हैं अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम। और एक हो गया ये पालनी, ठीक है, पलनी भी बोल देते हैं इसको। ये दक्षिण भारत में 16 वन बोलते हैं, ना कि और जगह कहीं। जबकि विंध्याचल कहाँ आ गया, मध्य भारत की बात कर रहे हैं हम। तो मध्य भारत में इस नाम से नहीं जाना जाता, तो इसको हटा देंगे। ये तीन जो ऑप्शन है, 1, 3 और 4, इसको हम राइट कर देंगे। 16 के वन, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। दक्षिण भारत की जो पर्वत पर जो वन पाए जाते हैं उनके लिए 16 वन यूज किया गया है। और मुख्य रूप से हमने देख ली नीलगिरी देख ली, अन्नामलाई देख ली, और ये पालनी की पहाड़ियां देख ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आगे 15 नंबर, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको ये पता है मैंग्रोव वन ज्यादातर डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, या फिर जहां तटीय भागों में पाए जाएंगे, नॉर्मल से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंग्रोव वन हो गए, ये ज्वार भाटा के आते हैं, मतलब जो ये कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं वह तटीय क्षेत्रों पर आते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ये कह रहा है महत्वपूर्ण वनस्पति बिल्कुल है। ठीक है, मैंग्रोव जो पौधे हैं इनकी जड़ जो है पानी में डूबी रहती है, क्योंकि जब आप देखोगे हम पढ़ते हैं सुनामी वगैरह को रोकने के लिए ये वन बहुत काम करते हैं, तटीय क्षेत्रों को बचाने में बहुत सहायक है ये वन। तो ये इनके पानी के अंदर ही होती है इनकी जड़ें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें राइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों के बारे में आप वैसे भी पढ़ चुके हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं समझाने का। क्वेश्चन नंबर 16, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? किसके लिए? मैंग्रोव वन इस वनस्पति की बात कर रहा है कि इसके लिए कौन से कारक आवश्यक हैं, ठीक है, विकास के लिए। अच्छा, लवणीय दलदल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई लवणीय, अगर ये खुद मैंग्रोव वन लवणीय तो होते हैं तो ये तो जरूरी है उनके लिए। और ये कह रहा है कि जो ज्वार ये सकरी खाड़ी होनी चाहिए, जो ज्वार जहाँ आ रहा है वहां लगभग वहां सकरी खाड़ी होनी चाहिए, तो ये भी जरूरी है इसके लिए। हमने देखा था जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एक इसमें जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये देखना, ये कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा। इसमें वर्षा का इफेक्ट नहीं है, ये किसका है, जो लवणीय क्षेत्र होना चाहिए वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। जबकि पंख मैदान मतलब वो कीचड़ टाइप में जो होता है पंख, उस तरीके से वो भी होना चाहिए, दलदली क्षेत्र उस टाइप में। तो ये सही है, इसका मतलब हम थर्ड को हटा दें, क्योंकि थर्ड सदाबहार वनों के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं उस लाइन को, मैंग्रोव वन के लिए नहीं करते, क्योंकि वहां तो जल के अंदर तो ये होते ही लगा लो भाई इनकी जड़, तो इनको ज्यादा बरसात की इतनी जरूरत कहाँ है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक हटा देंगे, कौन सा? थर्ड नंबर, बाकी 3 बच गए, 1, 2, 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 17। ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से एक सेकंड नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? अब आपको नदी डायरेक्ट वैसे नहीं थी हमारे एग्जाम में, लेकिन आपको मुहाने, कुछ नदियों के जरूरी तटीय भागों पर जो मुहाने हैं वो जरूर थोड़ा बहुत होना चाहिए कि भाई महानदी कहाँ पर है, गंगा का डेल्टा कहाँ है, मतलब गंगा का मुहाना कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है। इस तरीके से आपको मोटा मोटा एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें काम आता है। अब जैसे इन्होंने कहा है, ये ऑप्शन जो दिया है कि भाई डेल्टा क्षेत्र कहाँ बनेंगे, अब देखो गंगा का डेल्टा मैदान है। और कहाँ पर है ये लगभग, ये हम पढ़ते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कहाँ पास में, ठीक है, जहाँ सुंदरी वन भी पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है गोदावरी। अच्छा, गोदावरी कहाँ पर है?
गोदावरी जब हम देखेंगे, गोदावरी कृष्णा कावेरी जो मतलब दक्षिण पूर्व भारत, मतलब पश्चिम मतलब पूर्वी तट पर, ठीक है। उसके अलावा महानदी भी वहीं पे कहाँ, उड़ीसा के लगभग। फिर हम देखें कृष्णा, फिर ये जो मैं बता रहा हूँ कृष्णा गोदावरी कावेरी, यहाँ नदियां हैं। तो इनमें से चार नदियां दे रखी है, चारों चारों पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। और हमने एक भी नदी इसमें से पश्चिम की नहीं है, पश्चिमी मुहाना जिसका अरब सागर की तरफ है, अगर वो होता तो उस पर हम डेल्टा नहीं उसको हटा देते, क्योंकि वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, वो डायरेक्ट पानी जल में जाता है वहां पर, है ना। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चारों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 18। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। उस दिन मैम ने सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ा था, मुझे याद है अभी भी थोड़ा सा। तो उसके बारे में हमें क्या पूछा है, ये पूछा है कि इसमें से परिभाषित कौन कर सकता है, ठीक है। पहला बात कह रहा है कि किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना। किसकी बात कर रहा है, सामाजिक वानिकी की, ठीक है। अभी पहला ऑप्शन पढ़ ले, दूसरा पढ़ेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना। हम जब पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि भाई वनों का विकास इसलिए किया जाता है भाई कुछ अलग से आय प्राप्त हो जाए, उसको अलग अलग भागों में बांटा था हमने, ठीक है। कहीं ग्रामीण के रूप में बांटा था, है ना, वो जो किसानों के लिए भी, वही चार ऑप्शन पढ़ लेते फिर हम राइट आपको जो भी चीज होगी वो मैं बताता हूँ। फिर कहता है कि थर्ड ऑप्शन है पर्यावरणीय सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा एवं ऊसर भूमि पर वनारोपण। ये एनसीईआरटी में इतना अच्छे से दे रखे, दे थोड़ा सा मीटर रखा है, लेकिन वो गागर में सागर वो कर रखा है। और पिछली बार जो मैंने उस टाइम भी बात चल रही थी कि क्वेश्चन आया था, नॉर्मली पूछा था सामाजिक वानिकी को कौन संचालित करता है, वो विभाग जो कृषि विभाग से संबंधित था, वो चीज है। लगता है ऐसे वनों से संबंधित तो होगा, लेकिन वो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, नहीं पर्वतीय क्षेत्रों की तो कोई हमने बात नहीं की, हमने कहाँ की बात करी, या तो नगरियों की बात करी थी या ग्रामीण क्षेत्र की बात की थी, ठीक है। और या फिर हमने जो फार्म हाउस टाइप में उस तरीके से बात की थी, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था। और इसमें क्या होगा, जो जैसे कुछ विकास की योजनाएं चलाती है सरकार उस तरीके से भाई, जिसमें पर्यावरण का भी फायदा होगा, जिसमें क्या है कोई आर्थिक या सामाजिक इन चीजों का भी हो जाएगा, ग्रामीण का विकास हो जाएगा, वहाँ की जो सुरक्षा ऊसर भूमि जो एक्स्ट्रा पड़ी है वैसे ही अनुपजाऊ है वो भी काम आ जाएगी। तो इन चीजों के लिए हमने पढ़ा था और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दे रखा था। इसकी एक व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से। किस किस को, एक पर्यावरण के हिसाब से, एक सामाजिक के हिसाब से, ग्रामीण विकास में मदद करता है। तो इसका प्रबंधन सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनारोपण, तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। अच्छा, सबसे पहला हम पढ़ते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी के अंदर जो भाग आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से हैं। शहरी है, हमने पढ़ा था शहरी को, ग्रामीण है बिल्कुल पढ़ा था, और एक फार्म वानिकी, तीन ही पढ़े थे, तीन ही भाग हैं इसके। जबकि मरुस्थल वानिकी हमने नहीं पढ़ा। मरुस्थली वानिकी के लिए तो फिर हम जब उस दिन क्वेश्चन कर रहा था मैं कौन काम करता है, आप कह रहे थे काजरी, जो उसको थोड़ा वनस्पति वगैरह को, जो घास वगैरह के लिए वहां पर, ठीक है। तो मरुस्थल की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ उन चीजों के लिए, विकास के लिए, जैसे पर्यावरण विकास के लिए। ये जो सामाजिक वानिकी है, शहरी, ग्रामीण और फार्म हाउस, तीन रूपों में इसको बांटा जाता है। और जो ग्रामीण है इसको भी दो भागों में आगे बांटा जाएगा, अगर ऑप्शन आएगा तो हम उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी आपसे कह रहा था पिछली बार जो क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को तीन भागों में बांटा है। अब ये क्वेश्चन था कि जो सामाजिक वानिकी से संबंधित कोई क्वेश्चन था कि ये मतलब इसका संचालन कौन कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ऐसा लगता है वनों से संबंधित होगी कोई संस्था, लेकिन जबकि कृषि आयोग था इसका, राष्ट्रीय आयोग है ना, राष्ट्रीय कृषि आयोग का इसका आंसर था। क्योंकि हम कई बार अंदाजा भी लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम, वो गलत इस तरीके से तो हो जाता है, हम सोचते हैं यार वानिकी है तो उसमें ऑप्शन भी था एक वन वाली संस्था का, तो हम ये आंसर करेंगे इसमें कौन सा, राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो 76 से 79 के बीच में हुआ। इसमें तीन भाग कौन कौन से हैं, शहरी, ग्रामीण और फार्म वानिकी, ठीक है। अच्छा, फार्म वानिकी में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो उसमें जैसे एक लाइन से हम वो देखते हैं ना, बीच में तो फसल उगा ली, फल वगैरह फलदार, इसमें वृक्ष वगैरह का भी यूज करते हैं लगा साइडों में, तो उस तरीके से आप इसको उसमें पढ़ चुके हो। अब आया क्वेश्चन नंबर 20। ये कहते हैं कि शहरों और इसके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। अब देखो, मैंने कहा शहरी पढ़ेंगे हम, ग्रामीण पढ़ेंगे और हम फार्म वानिकी पढ़ेंगे। शहर में क्या करा है कि जो शहर के आसपास इर्द गिर्द जो निजी और सार्वजनिक जगह हैं कुछ, वहां पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना, क्या शहरी वानिकी के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल शहरी, शहर की तो बात कर रहे हैं हम इस वाली लाइन में, ठीक है, शहर का आसपास, ठीक है। दूसरा कहता है कि
फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाता है। जैसे कोई फलदार वृक्ष लगा लिया उन्होंने, कोई जिसे व्यापारिक रूप से मतलब उनका महत्व ज्यादा हो, तो बिल्कुल फार्म वानिकी में ये चीज होती है। तो दोनों ही बातें राइट हैं। इसका मैं एक बार आपको जरूर व्याख्या पढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज हम ज्यादा लग रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी हम जब एक हमारी स्पेशल टॉपिक भी है सामाजिक वानिकी का, ये टॉपिक भी है। एक तो हमने यहाँ पढ़ लिया, वैसे सामाजिक वानिकी के नाम से हमारा जब हम कृषि भूगोल को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा ये स्पेशल मेंशन किया हुआ है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं व्याख्या पढ़ रहा हूँ इसकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79, भाई इसकी एक डेट दे रखी है, उसको आप याद रख सकते हो। ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। पहला है शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी और तीसरा है फार्म वानिकी। शहरों और उसके इर्द गिर्द जो निजी जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे हरी पट्टी है, पार्क है, सड़कों के पास जो खाली जगह है, औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना है और उनका प्रबंधन करना, ये शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है इसमें फार्म वानिकी, इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़, भाई वो उसको आय और अधिक कैसे हो सकती है जब वो ऐसा कोई पेड़ पौधे लगाएगा जिससे उसकी आय और बढ़ जाए, इसीलिए तो ये होता है। ठीक है। तो फार्म वानिकी में क्या कह रहा है कि वो व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए, हाँ ये जरूर देखा, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, इसमें दे रखी थी जो इसमें ये पेड़ पौधे उपलब्ध कराता है ना जो निःशुल्क रूप से, वो कौन करेगा, वो वन विभाग करेगा। ठीक है। जबकि सामाजिक वानिकी को कौन काम कर रहा है, इस पे वर्क कर रहा है, वो कर रहा है हमारा राष्ट्रीय कृषि आयोग। ठीक है। तो आप ये थोड़ा देखें, वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को जो है निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन इसमें नंबर सर आगे। एक सन दिया हुआ है राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 का, ये इसकी जी, स्थापना वर्ष है क्या? जहाँ राष्ट्रीय कृषि आयोग का, नहीं, ये शायद मुझे स्थापना ऐसे वर्ष लगता है है, ये। शायद स्थापना वर्ष ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब मैं तो फिर आपसे ये एक तो बार फिर आप ये थोड़ा तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम्म, एक और फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है कि जी 1966 में तो फिर वो आ गई थी, हरित क्रांति आ गई, तो उसके भी 10 साल बाद में इसकी स्थापना हुई है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है सामाजिक वानिकी के लिए यूज किया गया हो ये वाला सब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है राष्ट्रीय कृषि आयोग पहले कुछ और नाम से हो, या फिर इसका नाम चेंज किया हो, या कोई कंडीशन ऐसा या फिर डेट दे रखी ऐसे है भी तो हो सकता एनसीईआरटी। है, जी या फिर ऐसे हो सकता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 के करीब है ना, 1976 77 78 79 इस इन वर्षों में क्या किया, सामाजिक वानिकी को परिभाषित किया। या तो वो हम्म ये कह सकता है कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए 1976 से काम किए इसने, और लगभग जो हम्म काम थे वो 79 तक चले। ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, चलो देखेंगे सर हाँ, इसको। तेरी बात समझ। अच्छा, ये जो शब्द है, अभी मैं थोड़ा सा मैंने नोट्स चेक किया हल्का सा, इसमें लिख रहा है कि भारत में 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये है हाँ, कि ये यही सामाजिक तो मैं वानिकी कह को रहा हूँ। लेकर है। जी सर, ये क्या है, सामाजिक वो वानिकी को लेकर है। जी सर। पहले सामाजिक वानिकी नहीं थी, 1975 से या हम्म। 1976 से पहले राष्ट्रीय आयोग ने इसकी पहल की। और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या है, प्रत्येक प्रत्येक समाज को, शहरी को, ग्रामीण को, प्रत्येक समुदाय को जोड़ने के लिए सामाजिक वानिकी नाम का कोई कंसेप्ट लेके आई। तो ये जी उन्नीस सौ सर। छिहत्तर 79 ये था। हालांकि हाँ कई जी बार सर। क्या होता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग के जस्ट आगे सन लिख दिया, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कृषि आयोग इस वर्ष स्थापित हुआ था। परंतु फिर वो ठीक है। हरित क्रांति वाला कंट्रोवर्सी देखते हैं तो फिर हरित क्रांति किसके बलबूते हो गई इतनी बड़ी। जी सर। और फिर ये चीजें हैं जो हमारे जो आगे वो मेंशन कर रखा है ना सर कृषि भूगोल में, वो शब्द हम्म, कृषि वानिकी कर रखा है हमारे। और कृषि वानिकी किसका भाग है, जब ग्रामीण वाले ग्रामीण वानिकी पढ़ते हैं ना, उसी का भाग है वो अंदर जो दो पढ़ते हैं, एक हाँ समुदाय और एक कृषि वानिकी, तो वो ज्यादा दे रखा हाँ है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आया था उस टाइम, मुझे पता है पिछली बार। लेकिन एग्जैक्ट हाँ, जो ये चीज अब और क्लियर हो गई कि ये चीज कहाँ से, जो इस सन दे रखी है 1976 वाली, ये सामाजिक वानिकी जो शब्द दिया था पहली बार, तो उसके लेकर ये चीजें हैं। जी। जी सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। ये कहता है कि ग्रामीण वानिकी, है ना, ग्रामीण वानिकी को आप दो भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारा कृषि वानिकी, मतलब गांव में तो करते हैं कृषि, ये लगा लो। और एक समुदाय, और गांव में समुदाय होता है, या आप ऐसा थोड़ा जोड़ सकते हो हल्का सा ना ग्रामीण वानिकी में। ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनमें सत्य कौन सा है। ये कहता है कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है, भाई कृषि के साथ साथ वन उगाए जाते हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है, तो ये पहली वाली बात क्या होगी हमारी, क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि सामुदायिक कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। अच्छा, सामुदायिक कृषि जो वानिकी है ना, इसमें सर ज्यादातर उनको यूज लिया जाता है जिनके पास मान लो खेती नहीं है, मतलब उनके पास खेत नहीं है,
अब खेत जिनके पास, वो तो अपने खेतों की चारों तरफ वहाँ डोल पर लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास खेत ही नहीं है तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाती है। जो सार्वजनिक जगह होगी ना सर, जो सामुदायिक भवन वगैरह कोई ऐसा होगा गाँव में, वहाँ पे जो सार्वजनिक जो भूमि होगी उस पे वृक्षारोपण, जो भूमिहीन जो वहाँ के लोग होंगे, किसान बोले या कुछ भी बोल सकते हैं उनको, तो उनके लिए ज्यादा यहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके से दोनों चीज किस में आ जाएंगी, ग्रामीण वानिकी में आ जाएंगी, और ये चीज हमारे दोनों राइट है। इसकी मैं व्याख्या एक बार दोबारा पढ़ना चाहता हूँ आपको, सी मतलब इसका ऑप्शन सी, हाँ ठीक है। ये कहता है व्याख्या, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। किस किस को, एक तो कृषि, क्योंकि गांव में कृषि होती है, ग्रामीण की बात कर रहा है। समुदाय, गांव में ही समुदाय होते हैं, ये लगा लेना। कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है जो, वो है कि कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और जो फसलें एक साथ लगाना, कृषि भी होगी साथ में, और साथ में ये वन भी उगा दिया हमने। इसका अभिप्राय हुआ कि वानिकी और खेती एक साथ करना, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जिससे खाद्यान्न तो होगा ही होगा, तो उसके साथ चारा, ईंधन, इमारती लकड़ियां और फलों का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है। सही बात है। दूसरा है सामुदायिक कृषि, इसकी मैं जिसकी बात कर रहा था कि भाई जो जिनके पास भूमिहीन जो लोग होंगे उनको दी जाएगी, क्योंकि सामुदायिक कृषि है गांव में, ठीक है। सामुदायिक कृषि वानिकी में सार्वजनिक भूमि, जैसे गांव या चारागाह होता है जो गांव में, या फिर मंदिर की भूमि होगी, या कोई सड़कों के जो दोनों तरफ हम देखते हैं वो चीजें, वहां पर जो जगह होगी, नहरों के किनारे होगी, रेल की पटरियों के पास होगा, विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल हो सकता है इसमें। इसका उद्देश्य है कि पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। अब पूरे समुदाय को कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जिनके पास खेत वगैरह उनको तो पहुंच रहा है लाभ, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए इस योजना का एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना तथा उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल जो भूस्वामी को ही प्राप्त होते हैं। भाई जिसके पास भूमि वो उसको तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जिसके पास भूमि नहीं है तो उसके लिए समुदाय वाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 22। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। अच्छा ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सन वगैरह नॉर्मल है, ये चीजें आती है हमारे सामने। कैसे कि भाई वन्य प्राणी जो है अधिनियम 1972, बिल्कुल है। और जो पहली बार टाइगर की वो कब आई थी हमारी योजना, वो भी हम देखेंगे अभी। प्रोजेक्ट टाइगर दे ही रखा है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, मतलब 72 में वन्य प्राणी अधिनियम आ गया, 72 में मतलब 73 में टाइगर वाला आ गया, और 1992 में हम देखेंगे जो एलिफेंट से संबंधित प्रोजेक्ट आया था, हाथियों से संबंधित। तो तीनों ही सही है, क्योंकि 72 जो वन्य प्राणी से संबंधित है, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, और उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि एलिफेंट को 1992 में, ये तीनों सन हमारे एनसीईआरटी में है। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग भी या मिलान के ऐसे साथ में आ सकता है क्वेश्चन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंसी बन जाती है इसकी। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गए 23। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उनके बारे में आप विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की जो है कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। किसकी, वन्य प्राणियों की। और इसी के लिए तो बना है कानून भाई, 1972 वाला वन्य प्राणियों के लिए बना है, ताकि उनकी भाई सुरक्षा संरक्षण किया जाए हमें। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस अधिनियम में नेशनल पार्क और पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों का कानूनी सहायता से प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वन्य जो प्राणी है उनकी हमें सुरक्षा करें, उनके लिए तो अधिनियम बना है, अधिनियम मतलब कानून, तो उनके लिए बना है, तो उन्हीं की तो रक्षा सुरक्षा होगी। तो ये चीजें दोनों से ठीक है, राइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि वन्य प्राणी अधिनियम जो 1972 में लागू हुआ, वह वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, 1972 वाला। इस अधिनियम में के जो दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक तो है अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा, जैसे मान ले कोई अनुसूची अलग अलग होती है जिसमें संकटापन्न वाली जो प्रजातियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी इसमें, एक तो। दूसरा, नेशनल पार्क और पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया, यानी कि 72 वाले को कब संशोधित कर दिया, 91 में, क्योंकि 92 में तो हाथी वाला आएगा, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण के लिए। इसका मतलब 72 का जो संशोधित रूप है वो 1991 में आया है, इसको हमें पूछा जा सकता है इसका संशोधन कब हुआ। अब वो पढ़ेंगे हम, मेब वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ेंगे। ये कहता है कि ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र, भाई ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम में भी पढ़ रहे थे हम, के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन है ये देखेंगे। तो इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल है, जैव मंडल निश्चय आरक्षित। यही तो पढ़ रहे थे हम, जब हम पढ़ रहे थे मेब की सूची में कितने हैं, जिस दिन डिस्कस चल रहा था इस पे काफी टाइम, तो हमने टेबल को भी देखा था थोड़ा सा। तो इसके अंतर्गत मेब के अंतर्गत यही आता है, जैव निश्चय आरक्षित क्षेत्र। तो ये ठीक है, राइट। बाकी जो नेशनल पार्क, वन्य अभ्यारण्य, पक्षी, ये अलग है इन चीजों से। तो अब एक बार हम देखते हैं मेब की सूची के अंतर्गत इसी को लिया गया था, क्या देख लेते हैं। जैव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जो होता है, विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम, जिसमें मेब नाम दिया गया है, के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इन चारों में से हम देखेंगे तो जैव मंडल जो निश्चय है आरक्षित क्षेत्र है, वो मेब के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब तो ये आ गया शामिल है, ये भी पूछा जा सकता है शामिल कौन सा नहीं है। तो आपको पता चल गया ये जैव मंडल, और हमने शायद 18 पढ़े थे, कितने थे उस टाइम हम देख रहे थे, उसका अलग अलग नाम 18 थे। जरूरी है। जी सर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, वैसे तो 25 में कह 18 रहा है, थे, परंतु मैब में नाम सूची में 12 थे वो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ उस टेबल में जब निश्चय। हम देख रहे थे बिल्कुल सही, इस पे डिस्कस हुआ था हमारा अच्छे से। ठीक है, भारत का पहला 25 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं हम। 25 नंबर, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय जो है कौन सा है, जैव मंडल जो पहला पढ़ रहे थे हम, और हम उस टाइम जो उसमें दे रखा था नीलगिरी वाला, फर्स्ट ही ऑप्शन उसमें दे रखा टेबल में, और नीलगिरी हम पढ़ रहे थे भाई, सबसे पहला नीलगिरी है। इसमें हमारा डिस्कस भी हुआ था 1986 में, जिसकी भाई स्थापना हुई थी उस तरीके से। तो नीलगिरी में है ये क्षेत्र पहला भारत का। तो अब क्वेश्चन नंबर आ गया 26 पर, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है। एक तो ये ऊपरी नीलगिरी पठार बता रहा है, एक साइलेंट वैली बता रहा है, और एक सिद्धू-वानी पहाड़ियां बता रहा है। ये जो तीनों जो क्षेत्र हैं ये नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है। एक तो नीलगिरी का, तो नीलगिरी का क्षेत्र पूरा आ गया, वो ऊपरी जो पठार वाला बता रहा है। साइलेंट वैली हम जो केरल के लगभग यहाँ पढ़ते हैं, तो इसको भी जैव मंडल में नीलगिरी में शामिल कर लिया, क्योंकि कुछ भाग थोड़ा सा ये बीच का भाग है ना दोनों का, जैसे हम नीलगिरी को पढ़ते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा सिद्धू-वानी पहाड़ियां, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये चीज हो सकता है आपको ज्यादा माइंड में ना हो, सिद्धू-वानिया की पहाड़ियां भी इसमें शामिल है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो एनसीईआरटी में अब देखते हैं, इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे हम। नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल निश्चय है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस जैव मंडल निश्चय में वायनाड, जो आप बता रहे थे राहुल गांधी जी का जो क्षेत्र है वहां पर, वायनाड, अन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई, नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, और ऊपरी नीलगिरी का पठार, साइलेंट वैली और सिद्धू-वानी पहाड़ियां शामिल है। इसमें क्या क्या दे रखा है इस जैव मंडल निश्चय में। एक तो वायनाड, जो वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र है, एक नाहर होल है, एक बांदीपुर है, और एक मधुमलाई है, और नीलम्बूर का सारा वन से जो ढका हुआ ढाल है वो, और ये जो हमारे ऑप्शन में आए थे ये वाले, तो ये सब शामिल है इसी में, नीलगिरी में। ठीक है, अब एक हम शब्द क्वेश्चन है नंबर सर, है। एक शब्द है, उस शब्द का बताना, वो शब्द कहाँ से संबंधित है। दुर्गा दुआनी हम्म, क्या सर? शब्द है, दुर्गा दुर्गा दुआनी शब्द है, एक दुर्गा दुआनी, जैसे इसमें नाम दुर्गुदवानी। आया ना, दुर्गा दुर्गा दुआनी, दुर्गा माता होती है ना, जैसे कहते हैं, अच्छा अच्छा, वैसे है दुर्गा दुर्गा दुआनी। हाँ हाँ समझ जैसे गए। ये शब्द है ना, सिद्धू-वानी पहाड़ियां हैं, हाँ वैसे एक नाम है हाँ, दुर्गा दुआनी। अब वैसे मेरे माइंड में खैर एग्जैक्ट तो नहीं है, पर मुझे पश्चिम बंगाल साइड लग रहा है, बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पश्चिम पता बंगाल आप। का है, पश्चिम बंगाल का है, वहां पर है जो वेलांचली वन है ना, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं विश्व के। क्योंकि मेरे थोड़ा दुर्गा माइंड में था, दुआनी क्षेत्र। एग्जैक्ट नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हम पढ़ रहे थे, ये हमने व्याख्या पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 27 पर, भारत में निम्नलिखित में से किन जैव मंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। अब ये वाली अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी जरूर खोल लें, क्योंकि उसमें जो चीज दे रखी है ना, वो कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चन कैसा बन रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई जो एक तो हमारे जैव मंडल नीचे वो यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क में जो मान्यता प्राप्त है, जिसकी सर अभी बात कर रहे थे कि भाई उमेर वाला जो हम पढ़ रहे थे कि 12 है, वैसे कुल तो 18 है, तो उनमें कौन कौन शामिल है, उस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन आ जाएंगे। तो ठीक है, अच्छा, इसकी व्याख्या में दे रखा है कि भारत में कुल 18 जैव निश्चय हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को का वैश्विक नेटवर्क प्राप्त मान्यता है।
जबकि हम उस टाइम क्या पढ़ रहे थे सर, एनसीईआरटी में कितने बता रखे थे, एनसीईआरटी में कितने बता रखा, अगर किसी को पता हो तो मेरी एनसीईआरटी में तो वैसे 10 थे, एनसीईआरटी 12 में 10 बता थे, अब 12। हाँ, तो जब हम ये कह रहे थे कि संशोधित रूप में भाई एनसीईआरटी तो बहुत पहले लिखी गई है, तो उसके हिसाब से ये व्याख्या की गई है, ठीक है। 10 तो ये हो गए, 2 आप उसमें से एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसमें जो बोल रहे थे हम कि भाई ये चीजें हैं, इनको आप लगा लें, उसमें निशान उसमें दे रखा था, तो मोटा मोटा हमको अंदाजा लग गया। अब हमने देखो इसमें इन 10 को तो पढ़ लेते हैं। नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, और नौकरेल है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, और अचान कमार, ये अचानक वाला वो जो है अमरकंटक वाला वो है, उसके अलावा ग्रेट निकोबार है, और अगस्ता मलाई है। ठीक है, हमने 10 पढ़ लिए, लेकिन ये आपको 12 जो है, अगर उससे क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 28 पर। ठीक है, 28 का मतलब हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। पहला है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, कई बार पढ़ लिया हमने। नोकरेल, ये असम साइड हम जब जाएंगे, जो असम साइड हम पढ़ रहे थे मेघालय के पास वहां पे, लेकिन अभी इसको एक बार और देख लें। डिब्रूगढ़ तो हो गया कहाँ, असम में, जबकि नोकरेल मेघालय, और अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में। ठीक है, अब आपको नोकरेल का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। नोकरेल हो गया हमारा मेघालय, और डिब्रू ये सेखोवा है, ये असम में है। अगस्तमलाई का आपको पता है, तो ये तो केरल तमिलनाडु पर तो है, ये मिलान दे दिया है। जैव मंडल निश्चय है, ये किस राज्य से संबंधित है, इस तरीके से पूछ लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि नीलगिरी जैव मंडल निश्चय का विस्तार किन राज्यों में है। नीलगिरी कहाँ पर, बीचों बीच में, आपको पता है, लगभग उसमें तमिलनाडु आ जाता है, केरल आ जाता है, और कर्नाटक आ जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। तो ये जो तीन नीचे के जितने तीनों राज्य हैं, तीनों को मिला जुला रूप है भाई, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों में है ये, तो हम 3 को कर देंगे, जबकि आंध्र प्रदेश को हम साइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहते हैं नोकरेक, अभी हम बात कर रहे हैं ना इसको, ठीक है। नोकरेक जो मेघालय वाला पठार की बता रहे थे हम, जैव मंडल निश्चय मेघालय के निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर स्थित है। अब इसमें पहाड़ी पूछ ली भाई, उसकी है, तो ये अपना फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा इसमें। जो गारो है, हमने पढ़ा था गारो, खासी, जयंतियां, तो जो फर्स्ट नंबर की जब हम क्रम पढ़ते हैं तो गारो उस पे है, तो नोक रेल। वैसे हम पढ़ते हैं जब कोई इंसान गाता है तो नाक से गाता है, उस तरीके से थोड़ा देख सकते हो। वो पहले एक सिंगर आया था ना, वो क्या नाम उसका, नाक से गाता था जो, हिमेश रेशमिया, उस तरीके। ठीक है, वो नहीं तो एक वैसे नॉर्मल ऐसे हो। भी है ना, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है कि यहाँ पर नुकीली पहाड़ियां हैं। नुकीली कौन हम्म कौन सी, गारो, खासी, जयंती और मिक्कर, ये पहाड़ियां हम्म ऊंची है। इसमें क्या होता है, बादल होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। तो हम्म, नुकीली है तो नोकरेक, नोकरेक भी किसमें, पहली में, गारो, खासी, हाँ, जयंतिया का जो तीनों नाम आते हैं उसमें पहले। हम्म तो मेघालय वाला, मेघालय में बादल अटके तो वो नोक में, तो नोक में नोकरेक आ गया। तो ये थोड़ा सा सही इस बात। प्रकार कॉम्बिनेशन बन जाता है। हम्म तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए 31 पर। संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। और उस दिन बात चल रही थी हमारी समुद्री गाय के ऊपर, सर ने क्वेश्चन भी पूछा था एक। डुडुंग डुडुंग नाम था इसका हाँ शायद। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नाम था। तो इसलिए मेरी याद है कि सर ने पूछा था कि यार इसको हम वैसे तो नॉर्मल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते, समुद्री गाय तो पढ़ते हैं, लेकिन वो नाम था डुडुंग डुडुंग, क्या बता रहे सर। तो उस तरीके से था। तो ये ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये पूछा है कहाँ पर पाया, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है। अभी हम आज जब शायद आज कल व्याख्या जब हम कर रहे थे व्याख्या, तो श्रीलंका और इसके बीच की बात कर रहे थे, भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर समुद्र गाय मन्नार की खाड़ी जैव मंडल निश्चय में पाई जाती है, जो एक संकटापन जीव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमने इस चीज को पढ़ लिया अच्छे से, अब हमारी याद रहेगा थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय के संबंध में नीचे जो कुछ दिए गए कथन है उन पर विचार कीजिए। नंदा देवी, नंदा देवी के पहले आपके दिमाग में आना चाहिए किस राज्य में है, उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध के वन पाए जाते हैं। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे शीतोष्ण वन आ जाते हैं, वो नॉर्मल सी बात है उत्तराखंड में। तो इन जैव मंडल निश्चय में हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग का, हिम मृग जो उसमें सारणी में भी दे रखा था राइट में, कुछ हम जब उस दिन बात कर रहे थे कि कुछ जो इसमें पशु वगैरह के बारे में दे रखा था, वही कौन कौन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वहाँ, हिम तेंदुआ है, कस्तूरी मृग है, और हिम मुर्गा है। तो ये चीजें दोनों राइट है इसका मतलब। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुंदरवन जैव मंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र पर स्थित है। अरे हाँ, ये तो नाम ही हमें और आसान कर दिया इन्होंने कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र को जहाँ पर सुंदरवन के वन पाए जाते हैं,
वैसे याद होता है। सुंदरवन जैव विविध जो जैव मंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये तो गलत लग रहा है, उधर सुंदरवन में थोड़ी है। ये पढ़ा तो था यार, याद मुझे ये भी नहीं यार, ये कहाँ है शायद नीलगिरी में है सर ये शायद। नीलगिरी में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नीलगिरी में है। तो इसका मतलब वहां पे गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये नीलगिरी में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब याद आ गया। तो जैसा अब इनके बारे में पढ़ सकते हो भाई, जैसे मान लो कौन से वन में क्या है। और सुंदरवन में तो जो रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं जिनको, वो ज्यादा पाए जाते हैं उधर तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए 34 पर। 34 को हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि वेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये तमिलनाडु, ये तो दक्षिण साइड में इसके लग रहा है, वो भी दे रखे हैं। तो वेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। इसको तो आप डायरेक्ट या तो रट ले भाई, कहते हैं कि भाई इसको याद कर ले बार बार, आप करोगे तो कोई दिन वेदांत थंगली थंगाबाली। आपने फिल्म नहीं देखी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें आता है ना थंगाबाली, तो इस तमिलनाडु चेन्नई वो उसे हाँ। थोड़ा जोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है कई बार। ठीक है, विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में नीचे दी गई कुछ सूचियां हैं, उनको मिलान कीजिए। एक तो है गोइंडी, एक है बांदीपुर, एक है रणथंबोर। रणथंबोर तो राजस्थान का ही नॉर्मल सी बात है। और संजय गांधी, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं गुंडी। और गुंडी कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। और बांदीपुर ये कर्नाटक में। रणथंबोर में राजस्थान में, संजय जो गांधी है ये महाराष्ट्र में। तो भाई वो गुंडी तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हो। बाकी बांदीपुर कर्नाटक हो गया। तो इस तरीके से हो गया। ये हमारा 5वें नंबर का लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब कोई अगर आप में थोड़ी सी ताकत हो तो थोड़ी देर में पानी वगैरह पी लेता हूँ, इतने आप थोड़ा सा आगे चल सकते हैं कोई भी। जी सर।